हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टुडे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे बीए थर्ड ईयर के 6 सेमेस्टर सब्जेक्ट जो है एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास के सेकंड पेपर जिसका नाम है कला एवं स्थापत्य, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ठीक है, तो बीए थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास का द्वितीय प्रश्न पत्र कला एवं स्थापत्य, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। इस पेपर में टोटल 8 यूनिट दी गई है और आज की इस वीडियो में यूनिट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। यूनिट 2 के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक्स को मात्र एक ही वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले हमने इसका जो 6 सेमेस्टर का एंशिएंट हिस्ट्री का फर्स्ट पेपर यानी कि धर्म एवं दर्शन है, उसका सिलेबस अध्ययन किया है, प्रीवियस ईयर पेपर को अध्ययन किया है। साथ ही साथ इसमें भी टोटल 8 यूनिट दी गई है और 8 यूनिट को हमने एक वीडियो में कंप्लीट डिस्कस किया है। साथ ही साथ हमने सेकंड पेपर जो है इस चीज का सेकंड पेपर यानी कि कला स्थापत्य से संबंधित सारी वीडियोस को यानी कि इसका सिलेबस अध्ययन कर लिया, प्रीवियस ईयर पेपर को अध्ययन कर लिया और इसमें भी टोटल 8 यूनिट दी गई है और 8 यूनिट को हमने एक वीडियो में कंप्लीट डिस्कस किया। अगर आपने उन सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है। आप उस प्लेलिस्ट को जैसे ही ओपन करेंगे तो आप देखेंगे उस प्लेलिस्ट में ऊपर की ओर देखेंगे तो फर्स्ट पेपर से संबंधित जितनी भी एक तरीके से हमने वीडियोस बनाई है, बहुत ही व्यवस्थित क्रम में यूनिट बाय यूनिट आपको देखने को मिल जाएगी। और उसी प्लेलिस्ट में जब स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर जब आएंगे तो नीचे की ओर देखेंगे सेकंड पेपर से संबंधित जितनी भी अब तक हमने वीडियोस बनाई है, सारी वीडियोस वहां पर आपको बहुत ही व्यवस्थित क्रम में देखने को मिल जाएगी। आपको उस प्लेलिस्ट से जो भी वीडियोस देखनी है देख सकते हैं। ओके, तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। इसमें हमें पढ़ना है मौर्य कला के विषय में, मौर्य कला क्या है इसके विषय में पढ़ना है। इसमें हमें अशोक स्तंभ के विषय में पढ़ना है, चित्र शिखर चित्र जो होते हैं, शीर्ष चित्र जो होते हैं उसके विषय में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देखिए, मौर्य कला, अशोक स्तंभ, शिखर चित्र सभी के विषय में हमें पढ़ना है। तो देखिए, मौर्य कला में जो शिखर का मतलब है जो इसके शिखर पे लगाए जाते थे, बनाए जाते थे चित्र, शेर के या फिर अन्य जानवर के जो चित्र बनाए गए हैं वो चीजें, तो इसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे सारे टॉपिक्स को। और आपको करना क्या है, बस आपको एक पेज ले लेना है, एक पेज लेना है और आपको उस पेज में केवल हेडिंग आपको लिखते जाना है। जब हम पढ़ाते जाएंगे तो आपको हेडिंग लिखते जाना, केवल हेडिंग, बाकी आपको बहुत ज्यादा उसमें लिखना नहीं है। हेडिंग लिखते जाना, बाकी जो हम बताते जाएंगे आपको सुनना है एक दो बार, सारे टॉपिक्स आपको एकदम क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मौर्य काल। तो मौर्यकालीन मूर्तिकला भारतीय कला के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिन्हित करता है। यह वह दौर था जब कला संरक्षण बड़े पैमाने पर एक तरीके से शाही संरक्षण के तहत हुआ, यानी कि मौर्यकाल यानी कि अशोक सम्राट अशोक थे उस समय, तो उनके संरक्षण में ये चीजें हो रही थी। तो इनमें एक विशिष्ट पहचान और परिष्कार आया है। मौर्यकालीन मूर्तिकला का वर्णन एक तरीके से देखें तो मौर्यकालीन मूर्तिकला का वर्णन, मौर्य काल लगभग 332 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व भारतीय मूर्तिकला के विकास में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। इस युग की मूर्तिकला में यथार्थवाद, उच्च पॉलिश, चमक यानी कि प्रतीकात्मकता का एक अनूठा संगम देखने को मिला है। ठीक है, अशोक के शासनकाल में विशेष रूप से कला और स्थापत्य कला को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया गया है। तो अशोक जो है, सम्राट अशोक के शासनकाल में एक विशेष रूप से कला और स्थापत्य कला को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए शक्तिशाली माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो सम्राट जो अशोक थे उनका शासनकाल जो था एक बहुत ही महत्वपूर्ण था कला के क्षेत्र में, स्थापत्य कला के क्षेत्र में। तो उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं मौर्यकालीन मौर्यकाल मूर्तियों के विषय और उनकी विशेषताएं देखते हैं। तो मौर्यकालीन जो मूर्तियों के विषय थे, क्या विषय थे उसकी मूर्तियों के विषय में, उसके विषय में और उनकी विशेषताएं। तो मौर्यकालीन जो मूर्ति कला को मोटे तौर पर राजकीय कला, शाही संरक्षण और लोक कला, स्थानीय परंपराओं से विभाजित किया जा सकता है। देखिए, राजकीय कला जो होता है, शाही संरक्षण की जो मूर्तियां हैं, यह कला सम्राट अशोक के संरक्षण में विकसित हुई है। सम्राट अशोक जो है, महान सम्राट अशोक, उनके संरक्षण में एक तरीके से इसका विकास हुआ है, जिसका मुख्य उद्देश्य ही यही था कि बौद्ध धर्म का प्रचार करना था। विषय क्या था, बिल्कुल बौद्ध धर्म, यानी कि मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित प्रतीक और कहानियों को वर्णन करना। इसके विषय में देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या थी, इसके विषय में देखते हैं यानी कि मौर्यकालीन मूर्तियों की उनकी विशेषताओं के विषय में हम देखते हैं। तो देखिए, उनकी जो मूर्तियां थी उच्च पॉलिश की थी, यानी कि यह मूर्तियों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि पत्थरों को इस तरह से पॉलिश किया जाता था कि वे अत्यधिक चमकीले और धातु जैसे प्रतीत होते थे। यह पॉलिश इतनी बारीक थी कि आज भी इसका रहस्य पूरी तरह से सुलझा नहीं है एक तरीके से। तो ये चीज इस तरीके से इसकी क्वालिटी है, इसकी विशेषता है यानी कि उच्च पॉलिश। तो यह मूर्तियों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, पत्थरों को इस तरीके से पॉलिश किया जाता था कि अत्यधिक चमकीले और धातु जैसे प्रतीत होते थे। ये पॉलिश इतनी बारीक थी कि आज भी इसका रहस्य पूरी तरह सुलझा नहीं है। एकाश्म निर्माण यानी कि इसमें देखते हैं मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन, यानी कि अधिकांश जो जितने भी स्तंभ बनाए गए हैं सम्राट अशोक के द्वारा, उनके जो शीर्ष पर बनी मूर्तियां हैं, एक ही विशाल पत्थर को तराश कर बनाए जाते थे। यानी कि ऐसा नहीं कि उसको तोड़ दो तीन हिस्से को काट कर उसको जोड़कर बनाया गया, नहीं, वो एक ही पत्थर है, उसी को पूरा तराश कर बनाया जाता है। तो यह
यानी कि अधिकांश स्तंभ और उनके शीर्ष पर बनी मूर्तियां एक ही विशाल पत्थर को तराशकर बनाई जाती थी। यह उस समय की इंजीनियरिंग और मूर्तिकारों की महारत को दर्शाता है। यथार्थवाद और प्रकृति यानी कि प्राकृतिकता जो एक तरीके से वो चीज है। तो मौर्यकालीन मूर्तियां जो होती थी विशेषकर पशु आकृतियों में अद्भुत यथार्थवाद और प्राकृतिकता देखने को मिलती है, और जानवरों की मांसपेशियां, नसें, उनकी चाल की बड़ी सटीकता से दर्शाया गया है। तो यानी एक तरीके से उसको यानी कि यहाँ पर यथार्थवाद और प्राकृतिकता जो है, मौर्यकालीन मूर्तियां विशेष पशु आकृतियों में अद्भुत यथार्थवाद और प्राकृतिकता देखने को मिलती है। जानवरों की मांसपेशियां, नसें, उनकी चाल को बड़ी ही सटीकता से दर्शाया गया है। प्रतीकात्मकता, इसके विषय में देखते हैं। प्रतीकात्मकता, तो मूर्तियों में गहन प्रतीकात्मक अर्थ होते हैं, विशेषकर बौद्ध धर्म के संदर्भ में, जैसे कि धर्मचक्र, चार दिशाओं के पशु, ये प्रतीकों के रूप में एक तरीके से निरूपित किए जाते हैं। इसमें हम देखते हैं शक्ति और गरिमा प्रदर्शन, पशु आकृतियां विशेषकर सारनाथ के शेर, रामपुरवा के बैल शक्ति, गरिमा और शाही अधिकार को एक तरीके से अधिकार का प्रतीक है, ये इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। तो शक्ति और गरिमा का प्रदर्शन करते हैं। तो जो पशु आकृतियां होती है ना, पशु आकृतियां विशेषकर सारनाथ के जो शेर स्तंभ है, रामपुर का बैल जो है स्तंभ, ये शक्ति, गरिमा और शाही अधिकार का एक तरीके से प्रतीक है। पूर्णता और अनुपात, इसके विषय में देखते हैं। पूर्णता और अनुपात के विषय में, तो इसमें क्या है कि मूर्तियों में कलात्मक पूर्णता और शरीर के अंगों का सही अनुपात देखा जा सकता है, जो कलात्मक नियमों और माप प्रणालियों के ज्ञान को सुझाव देता है एक तरीके से। तो इसमें क्या है कि पूर्णता और अनुपात इसमें है कि मूर्तियों में कलात्मक पूर्णता और शरीर के अंगों का सही अनुपात देखा जा सकता है। इनकी जो व्यवस्था है एक तरीके से उसको माप के तौर पर किया जाता था, जो कलात्मक नियमों और माप प्रणालियों के ज्ञान को सुझाव देता है। भारतीय और विदेशी प्रभाव, क्या इस पर एक तरीके से भारतीय या फिर विदेशी प्रभाव पड़ा है, तो उसके विषय में देखते हैं। मौर्यकालीन कला में कुछ विद्वानों को ईरानी कला का प्रभाव दिखता है, यानी एक तरीके से विद्वानों को ईरानी कला का प्रभाव दिखता है, जैसे स्तंभों की पॉलिश में, जबकि अन्य इसे एक तरीके से पूरी तरह से भारतीय नवाचार मानते हैं। हालांकि भारतीय प्रतीकात्मकता और शैली प्रमुख रही है। आगे देखते हैं आगे देखते हैं धार्मिक और लौकिक विषय। राजकीय कला जहां मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से प्रेरित थी, वहीं लोक कला में यक्ष यक्षिणी जैसे लौकिक और लोक देवता भी शामिल थे, जो समाज के विभिन्न वर्गों की धार्मिक मान्यताओं को दर्शाते हैं थे। तो ये चीजें हैं। तो हमने क्या देखा एक तरीके से, तो हमने देखा कि जो एक तरीके से मूर्ति कला जो थी, यहाँ पर हमने देखा ये जो मौर्य काल की मूर्तियां थी उसके विषय में, उनकी विशेषताओं के विषय, इसका जो विषय वस्तु था वो तो हमने देखा कि एक तरीके से यहाँ पर भगवान बुद्ध जी का जीवन के विषय में इसमें वर्णन किया गया है। तो इसमें जो मूर्तियां बनेंगे उच्च पॉलिशदार बनाई गई है, एकात्मक पूरा एक ही पत्थर से उसको तराशकर बनाया गया है, और यथार्थवाद और प्राकृतिकता दिखाई गई है, यानी कि एक तरीके से उसमें नेचर को जैसी वो चीजें हैं एकदम उसी चीज को एकदम प्रकृति के रूप में दिखाया गया है, जैसी भी चीजें मौजूद हैं। और प्रतीकात्मकता, तो बिल्कुल इसमें प्रतीकात्मकता के रूप में भी दर्शाया गया है, यानी कि जो इसके यानी कि इसमें जो एक तरीके से बौद्ध धर्म के संदर्भ में धर्मचक्र हो गया, चार दिशाओं के पशु, ये कहीं ना कहीं प्रतीक के रूप में निरूपित किए गए हैं। इसी तरीके से शक्ति और गरिमा का प्रदर्शन, तो शक्ति और गरिमा का प्रदर्शन करता है। सारनाथ के जो शेर स्तंभ है, रामपुर का जो बैल स्तंभ है, ये शक्ति, गरिमा और शाही का अधिकार का एक तरीके से प्रतीक है। और पूर्णता और अनुपात, यहाँ पर एक तरीके से मूर्तियों को एक कलात्मक एक पूर्णता और शरीर के अंगों का सही अनुपात एक तरीके से माप कर इसको एक तरीके से अनुपात को देखा जा सकता है, और जो कलात्मक नियमों और माप की प्रणालियों के ज्ञान को सुझाव देता है। भारतीय विशेष प्रभाव, भारतीय और विदेशी प्रभाव, तो क्या इसमें भारतीय या फिर विदेशी प्रभाव पड़ा? तो देखिए ये पूर्ण रूप से भारतीय प्रतीकात्मकता की शैली प्रमुख रही है इसमें। एक तरीके से कई सारे विद्वानों का ऐसा मानना है कि यहाँ पर विदेशी भी है, लेकिन पूर्णता ज्यादातर लोगों का मानना है कि भारतीय ये प्रभावित नहीं है, भारतीय ही प्रतीकात्मकता दर्शाती है। आगे देखते हैं धार्मिक और लौकिक विषय। तो राजकीय कला जहां मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से प्रेरित थी एक तरीके से, वहीं पर लोक प्रशासन, लोक कला जो होती है, वहां पर यक्ष यक्षिणी जैसे लौकिक और लोक देवता भी शामिल थे, जो समाज के विभिन्न वर्गों की धार्मिक मान्यताओं को दर्शाते थे। तो आगे देखते हैं, इसमें हम कंक्लूजन देखते हैं। मौर्यकालीन मूर्तिकला जो थी, मौर्यकालीन मूर्तिकला ने भारतीय कला के लिए एक उच्च मानक स्थापित किया और एक तरीके से आने वाले कला रूपों को गहराई से प्रभावित किया है। यह उस समय के एक शक्तिशाली साम्राज्य की कलात्मक अभिव्यक्ति और उनके विचारों के प्रसार का माध्यम थी। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरीके से मौर्यकालीन मूर्तियां जो थी, मौर्यकालीन मूर्तिकला ने भारतीय कला के लिए एक उच्च मानक स्थापित किया और अब एक तरीके से आने वाली कला रूपों को गहराई से प्रभावित किया। यह उस समय के एक शक्तिशाली साम्राज्य की कलात्मक
अभिव्यक्ति और उनके विचारों का प्रसार का माध्यम थी। आगे हम देखते हैं धर्म लिपि की मूर्तियां, इनके बौद्ध धर्म से संबंधित। तो सम्राट अशोक जो थे उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए साम्राज्य में स्तंभों यानी पिलर्स का निर्माण कराया, जिन पर धम्म जो होते हैं, धर्म के उपदेश, धर्म के उपदेश जो है वो उत्कीर्ण कराए गए थे। इन स्तंभों के शीर्ष पर पशु आकृतियां, मुख्यतः शेर, बैल, हाथी, इन चीजों को बनाई जाती थी, जो एक तरीके से मौर्यकालीन मूर्तिकला का सर्वोत्तम उदाहरण है। आगे देखते हैं सारनाथ सिंह शीर्ष, इसके विषय में देखते हैं इस स्तंभ के विषय। तो यह भारतीय मूर्तिकला का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है और भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक जो है अशोक यानी कि सारनाथ सिंह जो शीर्ष है, तो इसमें ये एक तरीके से ये जो प्रतीक है, तो इसको भारतीय मूर्तिकला का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है और ये भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। इसमें एक तरीके से शेरों के, इसमें 4 शेरों का एक दूसरे के ओर पीठ करके हुए बैठे हुए दिखाया गया है, और जो एक तरीके से धर्मचक्र और 4 पशुओं, इसमें 4 पशुओं यानी कि एक तरीके से घोड़ा, हाथी और एक तरीके से घोड़ा, हाथी, बैल और शेर को दर्शाया गया है। एक गोलाकार आधार पर स्थित है। यह बल, गरिमा और यथार्थवाद का प्रतीक है। इसमें धर्मचक्र, गतिका और 4 पशु यानी 4 पशु जो कि चारों दिशाओं का एक प्रतिनिधित्व करते हैं, इस तरीके से इसमें दर्शाया गया। आपको चित्र दिखाएंगे तो उसमें बहुत ही स्पष्ट हो जाएगा पुनः, लेकिन एक बार हम उससे पहले देख लेते हैं, फिर चित्र ही देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये चक्र है, ठीक है, ये शीर्ष है जिसमें 4 शेर हैं, चारों दिशाओं में यानी कि सिर किए हुए हैं एक दूसरे की ओर। देखिए एक ये इधर लिख रहा है, इस इधर, और ये इधर और एक उधर लिख रहा है। तो इस तरीके से चारों दिशाओं में सर किए हुए शेर की आकृति बनाई गई है, सिंह की आकृति। और यहाँ पर एक है मंड है, और यहाँ पर यानी कि एक तरीके से 4 दिशाओं में एक यानी कि 4 दिशाओं में 4 यहाँ पर चारों जानवरों को बनाया गया है, ठीक है। और ये उल्टा कमल है, और ये इसको बोलते हैं एक तरीके से दंड जो है। ये आगे हम देखते हैं इसके विषय में और अच्छे से हम आगे देखेंगे स्ट्रक्चर के विषय में, इसके विषय में। तो स्तंभों पर बनी मूर्तियां जो है उसके विषय में देखते हैं। स्तंभ पर जो बनी हुई मूर्तियां होती हैं, मौर्यकालीन स्तंभों के शीर्ष पर बनी पशु मूर्तियां, जैसे कि सारनाथ का सिंह, जैसे देखिए ध्यान से देखिए, जो स्तंभ पर मूर्तियां जो बनाई जाती थी वो कैसे होती थी। तो यहाँ पर देखिए मौर्यकालीन स्तंभों के शीर्ष जो होते थे, जो शीर्ष हमने बताया ना, यहाँ पर ये शीर्ष ही है तो है ना, तो इस शीर्ष पर अलग अलग जानवरों की मूर्तियां बनाई जाती थी। यहाँ पर कहीं पर शेर बना दिया गया, कहीं पर बैल बना दिया गया, तो इस तरीके से हाथी बना दिया गया, तो अलग अलग जानवरों को यहाँ पर बनाया जाता था। तो सारनाथ का सिंह शीर्ष स्तंभ, रामपुर का बैल सिंह शीर्ष स्तंभ, और संकिसा का हाथी सिंह शीर्ष मंदिर, यानी संकिसा का हाथी शीर्ष स्तंभ ये है। तो इस युग की मूर्तिकला की पहचान यही है, इनकी इसकी पहचान है मुख्य रूप से इन मूर्तियों में अद्भुत शारीरिक बनावट, गतिशीलता और उच्च पॉलिश का संगम मिलता है। आगे देखते हैं मौर्यकालीन प्रसिद्ध मूर्ति और केंद्र और उसकी मूर्तिकला। तो देखते हैं मौर्यकालीन प्रसिद्ध मूर्ति केंद्र कहाँ कहाँ है और उनकी मूर्तिकला कैसी थी। तो देखिए मौर्यकालीन मूर्तिकला के प्रमुख केंद्र वे स्थान है जहां पर अशोक के स्तंभ व अन्य कलाकृतियां मिली हैं, जैसे कि सारनाथ उत्तर प्रदेश है, तो यहाँ का सिंह शीर्ष मूर्तिकला का चरम बिंदु है। इसी तरीके से रामपुरवा बिहार, यहाँ से सिंह और बैल के शीर्ष मिले हैं, जिनमें बैल का शीर्ष विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इसी तरीके से संकिसा उत्तर प्रदेश, यहाँ से एक हाथी का शीर्ष प्राप्त हुआ है, जो हाथी की शक्ति और विशालता को दर्शाता है। इसी तरीके से लुम्बिनी नेपाल जो है, अशोक द्वारा बनाए गए स्तंभ पर उत्कीर्ण अभिलेख के साथ पशु मूर्तियां भी मिलती हैं। इसी तरीके से पटना बिहार में देखें तो यहाँ से दीदारगंज जो है, यहाँ पर यक्षिणी जैसी महत्वपूर्ण लोक कला की मूर्तियां मिली हैं। विदिशा मध्य प्रदेश जो है, तो यहाँ से भी मौर्यकालीन कलाकृतियां प्राप्त हुई हैं। तो इस तरीके से ये प्रमुख प्रसिद्ध मूर्ति केंद्र थे जहां पर अशोक स्तंभ यानी कि सम्राट अशोक के समय के काल के जो स्तंभ या फिर मूर्तियां प्राप्त हुई वो चीजें। तो सारनाथ में एक तरीके से देखने को मिला है उत्तर प्रदेश में सिंह शीर्ष। उसके बाद है रामपुरवा बिहार में है, यहाँ पर सिंह और बैल के शीर्ष मिले हैं, जिसमें से बैल का शीर्ष जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। संकिसा उत्तर प्रदेश, यहाँ पर हाथी के शीर्ष मिले हैं और ये एक तरीके से शक्ति और विशालता का प्रतीक है। लुम्बिनी नेपाल में है, तो यहाँ पर एक तरीके से यहाँ बनाए गए स्तंभ पर उत्कीर्ण अभिलेख के साथ यहाँ पर पशु मूर्तियां मिली हैं। पटना बिहार भी है, विदिशा मध्य प्रदेश है, तो ये चीजें हैं, तो ये इनके विषय में आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं इसमें इन केंद्रों पर प्राप्त कलाकृतियां मौर्यकालीन शिल्पियों की दक्षता और विभिन्न प्रकार के पत्थरों पर काम करने की उनकी दक्षता, उनकी क्षमता को दर्शाती है। तो इस तरीके से हमने देखा। आगे हम देखते हैं अशोक के स्तंभ जो है, सम्राट अशोक के स्तंभ, उसके विषय में देखते हैं। अशोक महान के स्तंभ और उन पर बनी मूर्तियां भारतीय कला के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्ययन है। सम्राट अशोक ने अपनी धम्म यानी कि धम्म के नियमों, धम्म के सिद्धांतों के प्रसार के लिए पूरे मौर्य साम्राज्य में इस विशालकाय स्तंभों का निर्माण करवाया। ये स्तंभ न केवल धार्मिक प्रतीक थे, बल्कि मौर्यकालीन मूर्तिकला और स्थापत्य कला के उत्कृष्ट नमूने भी थे। आगे देखते हैं अशोक के स्तंभों की विशेषताएं क्या थी, उसके विषय में देखते हैं। तो अशोक के स्तंभ जो थे अपनी अद्वितीय कलात्मक और तकनीकी विशेषताओं के लिए जाने जाते हैं। इसमें देखते हैं इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं अशोक स्तंभ के, उसके विषय में देखते हैं। तो पहली विशेषता है
एकात्मक निर्माण यानी कि मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन। तो अधिकांश जितनी भी एक तरीके से स्तंभ है ना, उनको एक ही विशाल बलुआ पत्थर, जो कि चुनार बलुआ पत्थर होता है, तो चुनार बलुआ पत्थर जो है, तो एक ही विशाल बलुआ पत्थर को तराश कर बनाए गए थे। यह उस समय की इंजीनियरिंग और मूर्तिकारों की अविश्वसनीय क्षमता को दर्शाता है कि कैसे इतने बड़े पत्थरों को एक तरीके से खदानों से निकालकर मीलों दूर ले जाया गया और फिर तराशा गया और उसको फिर स्तंभ के रूप में निर्माण किया गया। उच्च पॉलिश, अब देखते हैं तो इस यानी कि मौर्य काल के सम्राट अशोक के जो स्तंभ है, उनकी विशेषता में दूसरी जो विशेषता है उच्च पॉलिश। तो इन स्तंभों पर और उन पर बनी मूर्तियों की सबसे विशिष्ट विशेषता ही यही है कि उनकी अत्यधिक चमकीली और चमकदार सतह है, जिसे मौर्यकालीन पॉलिश के नाम से भी जाना जाता है। यह पॉलिश इतनी परिष्कृत है थी कि पत्थर धातु जैसा प्रतीत होता था और आज भी इतना रहस्य पूरी तरह से ज्ञात नहीं हुआ है। तो ये चीजें हैं। तो एक तरीके से पुनः हम देख लेते हैं इसके विषय में। तो इन स्तंभों और उन पर बनी मूर्तियों की सबसे विशिष्ट विशेषता इसकी अत्यधिक चमकीली और चमकदार सतह है, जिसे मौर्यकालीन पॉलिश के नाम से जाना जाता है। यह पॉलिश इतनी परिष्कृत थी कि पत्थर धातु जैसे प्रतीत होता था और आज भी इतना एक तरीके से इसका रहस्य पूरी तरह से ज्ञात नहीं है। आगे देखते हैं संरचना स्ट्रक्चर के विषय में, देखते हैं इसके विषय में कि कैसी संरचनाएं थी अशोक स्तंभ के विषय में। तो ये एक विशिष्ट अशोक स्तंभ में मुख्य रूप से तीन भाग होते थे। जिसमें कि यष्टि है, यह स्तंभ का मुख्य लंबा और निचला भाग होता है, जो नीचे से ऊपर की ओर थोड़ा पतला होता जाता है और यह बिना किसी आधार बेस के सीधे जमीन से गड़ा होता था। शीर्ष, यह यष्टि, अब देखते हैं शीर्ष के विषय में दूसरा है, यह यष्टि के शीर्ष पर स्थित होता था। इसमें आमतौर पर एक घंटे की एक तरीके से आकार का कमल, एक घंटे की आकार का कमल, अधोमुख कमल या उल्टा कमल एक तरीके से कहें तो होता था, जिसके ऊपर एक तरीके से गोल या फिर चौकोर चौकी होती थी और उसी पर एक तरीके से उसी चौकी के ऊपर पशु की मूर्तियों को स्थापित होती थी। पशु आकृति, इसके विषय में देखते हैं तो इस पे चौकी के ऊपर पशु एक तरीके से प्रमुख पशुओं की जो मूर्तियां होती थी, जिनमें से शेर हो गए, बैल हो गए, हाथी हो गए या फिर घोड़ा, तो इन चीजों का एक तरीके से इनका निर्माण होता था, इनको बनाते थे। आगे देखते हैं इसकी अन्य विशेषताएं में हम देखते हैं तो इसमें पॉलिश देख लिया, एकास में निर्माण देख लिया और इसकी संरचना कैसी थी उसके विषय में देख लिया। अब हम देखते हैं प्रतीकात्मकता। तो स्तंभों पर उत्कीर्ण अभिलेख शिलालेखों में अशोक के धम्म के संदेश होते थे और पशु आकृतियों और चक्र जैसे प्रतीकों का भी गहरा बौद्ध और शाही महत्व होता था। आगे देखते हैं यथार्थवाद और शक्ति। स्तंभों पर बनी पशु आकृतियां अद्भुत यथार्थवाद, शक्ति और गरिमा का प्रदर्शन करती है। उनके शारीरिक विवरण, मांसपेशियां और अभिव्यक्तियां अत्यंत सजीव हैं। ओके, तो ये चीजें हैं। आगे देखते हैं सारनाथ का स्तंभ, इसके विषय में देखते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में बहुत ही निश्चित तौर पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है सारनाथ के स्तंभ के विषय में। तो सारनाथ का स्तंभ जो है इसके विषय में देखते हैं। तो सारनाथ का स्तंभ अशोक के स्तंभों में सबसे प्रसिद्ध और कलात्मक रूप से उत्कृष्ट है। यह वही स्थान है जहां महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है, तो सबसे पहला उपदेश यहीं पर दिया था। स्थान और महत्व के विषय में देखते हैं तो यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास एक तरीके से सारनाथ में स्थित है। यह बौद्ध धर्म के लिए अत्यंत पवित्र स्थान है और अशोक ने इस महत्वपूर्ण घटना की याद में यहाँ एक भव्य स्तंभ का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो ये चीज है। तो यह एक तरीके से उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास सारनाथ में स्थित है। यह बौद्ध धर्म के अत्यंत पवित्र स्थान है और अशोक ने इस महत्वपूर्ण घटना की याद के लिए एक भव्य स्तंभ निर्माण कराया, जो कि सारनाथ का स्तंभ कहलाया। तो यही है सारनाथ का स्तंभ, यहाँ पर देख लीजिए। और ये चीज है, इसके संरचना और विशेषताओं के विषय में हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे ऊपर होता है धम्म चक्र जो होता है, धर्म महाचक्र जो होता है, इसमें 32 तीलियां होती है। और यहाँ पर एक तरीके से देखेंगे तो चतुर्सिंह होता है, 4 सिंह जो होते हैं ये होते हैं। और यहाँ पर जो हम फलक बता रहे, जो 4 एक तरीके से 4 जानवरों को बनाया गया है, तो यहाँ पर 4 यानी कि 4 चक्र प्रत्येक जो है, यानी 4 चक्र बनाए गए हैं, एक इधर एक इधर एक इधर और एक पीछे की ओर। तो 4 चक्र बनाए गए और चारों चक्र के साइड यानी कि चारों दिशा में एक एक जानवर को भी बनाया गया है। इसमें कौन कौन से है? वृषभ है, अश्व है, सिंह है और गज यानी हाथी है। तो इस तरीके से ये बैल है, घोड़ा है, शेर है और एक तरीके से इसमें गज यानी कि हाथी, इस तरीके के इसमें वर्णन किया गया है। चारों चित्रों को यहाँ पर इसको बनाया गया है। ओके, तो ये चीजें हैं, इस तरीके से इसका कुछ चित्र होता था। और ये उल्टा कमल जो होता है, ये उल्टा कमल के रूप में जो घंटी होती है, उल्टे घंटी के रूप में, उल्टे कमल के रूप में यहाँ पर ये होता है। और ये यष्टि जो होता है, ये जो स्तंभ होता है ये यष्टि होता है। तो इसके विषय में थोड़ा और डिटेल से पढ़ते हैं। मूल रूप से स्तंभ की यष्टि जो होती है, ये जो होता है, ये काफी ऊंची थी, लेकिन अब यह केवल कुछ फुट ही शेष बची है।
है। इस पर अशोक के धर्म के उपदेश उत्कीर्ण है। तो अशोक के स्तंभ के ही विषय में बताया गया है। घंटे की आकार का कमल जो है एक तरीके से यष्टि के ऊपर एक उल्टा कमल अधोमुख कमल है जो मौर्यकालीन पॉलिश से युक्त है। इसे कुछ विद्वान घंटिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? घंटिका भी कहते हैं। फलक या चौकी जो होती है उसके विषय में अब देखते हैं। फलक जो ये होता है इसके विषय में देखते हैं। तो फलक या चौकी जो होता है ये कमल के ऊपर एक गोलाकार चौकी या फलक होती है। इस चौकी पर चार पशुओं, जो कि पहले बताया ना, चार पशुओं की उभरी हुई मूर्तियां उत्कीर्ण होती थी जो गतिमान अवस्था में हैं। ये पशु हैं कौन कौन से? देखिए ना, इसमें यहाँ पर ये गतिमान है, ये दौड़ रहा है, ये भाग रहा है, तो गतिमान अवस्था में दिखाया गया है एक तरीके से। इसमें हाथी है, बैल है, घोड़ा है और सिंह है। ये देखिए, हाथी देखेंगे तो पूर्व दिशा में है, बैल है पश्चिम दिशा में, और घोड़ा जो है दक्षिण दिशा में है, और सिंह जो है उत्तर दिशा में है। तो इन पशुओं के बीच में 24 तीलियां वाला एक इस तरीके से चार धर्मचक्र है जो कि धर्मचक्र प्रवर्तन का प्रतीक है। ठीक है, तो इनका उत्कीर्ण किया गया है। तो इस तरीके से ये है फलक या चौकी के विषय में हमने देख लिया। ठीक है, ये निश्चित तौर पर आपको काफी स्पष्ट समझ में आ गया होगा ये चीजें। यहाँ पर चक्र चारों दिशाओं में है, एक एक चक्र, और चारों दिशाओं में एक एक जानवरों का चित्रण किया गया है। ये चीजें आगे हम देखते हैं। अब आगे जो है सिंह यानी कि सिंह शीर्ष के विषय में हम देखते हैं। सिंह शीर्ष, इसके विषय में देखते हैं। तो यह फलक के ऊपर चार शेरों की मूर्तियां, फलक जो है ना, फलक के ऊपर एक तरीके से चार शेरों की मूर्तियां स्थापित है जो एक दूसरे के पीठ सटाए हुए बैठे हैं और चारों दिशाओं की ओर मुख किए हुए हैं। ठीक है, इसमें से ये शक्ति, साहस और आत्मविश्वास और गौरव का प्रतीक होता है एक तरीके से। और इनकी मांसपेशियां एक तरीके से नुकीले पंजे और दहाड़ते हुए मुख अत्यंत सजीव और शक्तिशाली लगते हैं एक तरीके से। इस तरीके से उस चीज को बनाया ही गया है कि पूर्ण रूप से वो शक्ति, साहस और आत्मविश्वास और गौरव का प्रतीक के रूप में एक तरीके से महत्वपूर्ण है। तो ये चीजें, इन शेरों के शीर्ष पर मूल रूप से एक विशाल धर्मचक्र स्थापित किया गया है जिसके अब केवल कुछ टुकड़े ही शेष बचे हुए हैं, बाकी टूट चुके हैं एक तरीके से। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये क्या है? धर्मचक्र है। इसमें 32 तीलियां हैं, ये चीजें हैं। और तो इस तरीके से ये पूर्ण रूप से हमने चित्र देख लिया है ये चीजें। आगे हम देखते हैं। अब हम देखते हैं अगले जो है प्रतीकात्मक महत्व, इसके विषय में देखते हैं। तो इसके विषय में देखते हैं, चार शेर जो है प्रतीक के रूप में कैसे इसका महत्व है। तो देखिए, चार शेर जो है इसमें बुद्ध द्वारा चार दिशाओं में धर्म के प्रचार, सिंह गर्जन का प्रतीक है एक तरीके से। तो इसका महत्व इस रूप में है कि धर्म के प्रचार में सिंह गर्जन जो है उसका प्रतीक है। धर्मचक्र जो होता है उसमें 24 तीलियां होती हैं। धर्मचक्र बुद्ध के प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन का प्रतीक है जो कि 24 तीलियां हैं। 24 तीलियां दिन के 24 घंटों या फिर जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों का भी प्रतीक माना जाता है। चार पशु जो होते हैं इसमें हाथी, बैल, घोड़ा और सिंह, इन पशुओं को बौद्ध धर्म की विभिन्न घटनाओं या बुद्ध के जीवन से जोड़ा गया है। उदाहरण के लिए हाथी जो है बुद्ध की माता माया देवी के रूप में स्वप्न का प्रतीक है। बैल जो है बैल एक तरीके से बैल बुद्ध की राशि इनकी वृषभ का प्रतीक है। और घोड़ा जो है एक तरीके से बुद्ध के गृह त्याग का एक प्रतीक है। ठीक है, और एक तरीके से सिंह बुद्ध जो है स्वयं का प्रतीक है, स्वयं का एक तरीके से प्रतीक है। उल्टा कमल, तो इस तरीके से हमने देखा ये चारों शेरों किस तरीके से अलग अलग प्रतीक को प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उल्टा कमल जो है ब्रह्मांडीय कमल या उर्वरता और समृद्धि का प्रतीक है। ओके, तो ये चीजें हैं। तो इस तरीके से हमने देखा जो इसमें प्रतीक है इसका प्रतीकात्मक महत्व किस तरीके से, वो सारी चीजें हमने देखा है। तो ये चीजें हैं, जैसे कि चार शेर हो गए, उनका किस तरीके से महत्व है, और धर्मचक्र में 24 तीलियों का किस तरीके से महत्व है, चार पशु जो है बैल, हाथी, घोड़ा, सिंह, इसका किस तरीके से महत्व है, और हमने देखा उल्टा कमल जो है ये ब्रह्मांडीय कमल या उर्वरता और समृद्धि का प्रतीक है। तो ये आगे हम देखते हैं राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में सारनाथ का स्तंभ। राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में सारनाथ का स्तंभ जो है उसके विषय में हम देखते हैं। सारनाथ के सिंह शीर्ष जो है बिना कमल और स्तंभ के जो है बिना कमल और स्तंभ के रूप में केवल और केवल जो ये पार्ट है, देखें ये यहाँ पर ये चीज जो है, ये यानी कि ये इतना जो चीज है, इस चीज को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्थापित किया गया है। तो वही चीज है यहाँ पर दिखा गया है। यहाँ पर ध्यान यहाँ पर राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में सारनाथ का स्तंभ। तो सारनाथ के सिंह शीर्ष जो है बिना कमल और स्तंभ के को एक तरीके से 26 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। इसमें केवल 3 शेर ही दिखाई देते हैं, सामने से देखने पर, जबकि चौथा शेर छिपा होता है इसके नीचे या एक तरीके से इसके पीछे, एक तरीके से नीचे फलक या अशोक चक्र उसके दोनों ओर बैल, और इसमें देखा जाए तो एक तरीके से पुनः देख लेते हैं इसमें। तो सम्राट अशोक, यहाँ पर ध्यान देना, राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में सारनाथ का जो स्तंभ है उसमें एक तरीके से सारनाथ के सिंह शीर्ष जो है उसमें बिना कमल को नहीं लिया गया, और स्तंभ जो है यष्टि जो है उसको भी नहीं लिया गया, और ऊपर जो धर्म चक्र है उसको भी नहीं लिया गया है। तो एक तरीके से यहाँ पर यहाँ केवल ये चीज, मेन चीज ये है जो इसी चीज को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में माना गया है। ओके, तो ये चीजें हैं। तो इसमें हमने देखा यहाँ पर
यहाँ देखिए बिना कमल और स्तंभ के 26 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया। इसमें केवल 3 शेर ही दिखाई देते हैं, जबकि चौथा शेर छिपा होता है। इसके नीचे अगर देखा जाए तो नीचे फलक जो होता उस पर अशोक चक्र और उसके दोनों ओर एक तरीके से दोनों ओर बैल और घोड़े की आकृतियां, एक तरीके से फलक के नीचे देवनागरी लिपि में एक तरीके से सत्यमेव जयते लिखा है, जो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, ये चीजें हैं। तो इस तरीके से हमने देखा। अब शॉर्ट में देखते हैं इसमें अशोक के स्तंभ, विशेषकर सारनाथ का स्तंभ, भारतीय कला और राष्ट्रीय पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो मौर्यकालीन शिल्पियों की अद्भुत कलात्मक विरासत और सम्राट अशोक की दूरदर्शी विचारों का प्रतीक है। ओके, ये चीजें हैं। तो इस तरीके से हमने देखा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में सारनाथ का स्तंभ। अब हम आगे देखते हैं सारनाथ स्तंभ और उसके भाग के विषय में थोड़ा पुनः देख लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर हम सारनाथ का स्तंभ यहाँ देखते हैं, ये चीज है। और राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में केवल इसी चीज को यहाँ पर इस राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में मानित किया गया है, इसी चीज को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में माना गया है। ठीक है, ये फलक और ये सिंह शीर्ष, ये तो ये है, ये चीज देखिए, ये चीज ना यहाँ पर ये यष्टि है, ये उल्टा कमल जो है ये फलक है, इसमें चारों ये चीजें हैं, चारों इन 4 पशुओं की आकृति है, और ये चतुर्सिंह है, और ये धर्म महाचक्र है, ये चीजें। अब देखते हैं जब आप एक तरीके से सारनाथ की तस्वीरें देखते हैं ना, जब देखेंगे तो आपको मुख्य रूप से 3 भाग दिखाई देते हैं। हालांकि ये पूरा स्तंभ अब अपनी मूल स्थिति में नहीं है, इनकी मूल स्थिति में है ही नहीं, टूट गया है। तो जिसका शेष भाग जो है, शीर्ष भाग एक तरीके से उसको संग्रहालय में रखा गया है। यष्टि वह भाग होता है जो जमीन के ऊपर खड़ा होता है। इसकी कल्पना एक लंबे, चिकने और चमकते हुए पत्थर के खंभे के रूप में कर सकते हैं, जो कि हमने बताया ये चीज है। आगे हम देखते हैं, यह खंभा नीचे से ऊपर की ओर थोड़ा पतला होता जाता है, और इसके सतह पर अद्भुत चमक, मौर्यकालीन पॉलिश होती है, और इसे लगभग धातु जैसा दिखाई देता है। और इसमें एक तरीके से पत्थर में गहराई और चमक होती है, और एक तरीके से देखा है इस पर अशोक के धम्म के अभिलेख उत्कीर्ण होते हैं, यानी कि इस पर इनकी यष्टि जो होती है ना, इसी पर धम्म के अभिलेख जो होते हैं, धम्म के जो उपदेश वगैरह होते हैं, उसको उत्कीर्ण किया गया होता है। और हालांकि सारनाथ का स्तंभ अधिकांश यष्टि भाग खंडित हो गया है, ठीक है, टूट गया है। शीर्ष आगे देखें तो स्तंभ का सबसे ऊपरी और सजावटी भाग जो है संग्रहालय में प्रदर्शित है। जब आप इस भाग को तस्वीर में देखेंगे तो यह यष्टि के ऊपर स्थापित होता था। अधोमुख कमल आगे देखते हैं, यह एक तरीके से सबसे नीचे आपको एक उल्टा कमल का फूल जैसा आकार दिखाई देगा, जो कि हमने दिखाया ना, ये चीजें, ये चीज इसके विषय में बताया गया। तो ये एक तरीके से अधोमुख कमल जो है, तो उल्टे कमल के रूप में, कमल के फूल के रूप में जैसा कि आकार दिखाई देगा। इसकी पंखुड़ियां नीचे की ओर मुड़ी हुई होंगी, और यह नीचे चमकीली पॉलिश से युक्त होगी। चौकी जो होता है, कमल के ठीक ऊपर एक गोल पटरी या चौकी होगी। यह पटरी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पर बारीक नक्काशी की गई होती है। आप देखेंगे कि इस गोल पट्टी पर 4 पशु आकृति, जैसे इसमें हाथी, बैल, घोड़ा, सिंह बारी बारी से दौड़ते हुए या फिर गतिशील मुद्रा में उत्कीर्ण किए गए हैं। ठीक है, और इन पशुओं के बीच 4 धर्म चक्र, जो कि 24 तीलियों वाले पहिए होते हैं, तो 4 धर्म चक्र उत्कीर्ण होंगे। ये पहिए विशेष रूप से स्पष्ट और कलात्मक रूप से बने हुए होंगे। और सिंह शीर्ष जो है, चौकी के सबसे ऊपर जो है, आपको एक 4 शेरों की भव्य मूर्तियां दिखाई देंगी। ये शेर एक दूसरे से पीठ सटाए हुए चारों दिशाओं की ओर मुख करके बैठे होंगे। उनकी मांसपेशियां दहाड़ते हुए चेहरे और बालों की बनावट अत्यंत सजीव होंगी, और प्रत्येक शेर बहुत ही शक्तिशाली और गरिमामय दिखाई देगा। इन शेरों के शीर्ष पर एक तरीके से इन शेरों के शीर्ष पर मूल रूप से एक बड़ा धर्मचक्र भारतीय ध्वज में दिखने वाला चक्र जैसा होगा अभी तक, जिस पर जो शायद अब टूट गया है और या फिर अलग प्रदर्शित किया गया है। तो इस तरीके से हमने देखा सम्राट अशोक के विषय में, सम्राट अशोक के स्तंभ के विषय में, शीर्ष स्तंभ के विषय में देखा, शीर्ष चित्रण देखा। तो ये सारे टॉपिक्स को हमने कंप्लीट यूनिट नंबर हमने 2 में डिस्कस कर लिया। ओके, तो यूनिट 2 के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, सारे टॉपिक्स को हमने इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश की है। इसमें से कई टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं डायरेक्टली। तो आप सभी इस वीडियो को जरूर देखना। आपको करना क्या, आपको एक पेज लेना है, इस वीडियो को देखना है और हेडिंग आपको लिखते चला जाना है। ठीक है, तो आपको लास्ट में देखेंगे सारे टॉपिक्स क्लियर हो चुके होंगे। ओके, और इस वीडियो की अन्य इस पेपर से संबंधित अन्य वीडियोस को देखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट दे रखी है। उस प्लेलिस्ट को जैसे ही ओपन करेंगे तो उस प्लेलिस्ट में आप देखेंगे ऊपर की ओर फर्स्ट पेपर से संबंधित जितनी वीडियो बनाई है वो देखने को मिलेगी, और इसी पेपर यानी कि सेकंड पेपर इनकी कला और स्थापत्य से संबंधित जितनी भी अब तक हमने वीडियोस बनाई है यूनिट बाय यूनिट आपको देखने को मिलेगी। जो भी वीडियोस आपको यूजफुल लगे वहां से आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। तो आपको जो भी वहां से आप वीडियो देखना चाहें वो देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने यूनिट नंबर 2 को कंप्लीट डिस्कस कर लिया। आई होप दैट आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, एंड अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी वीडियो से हेल्प हो सके। पर हम जल्दी मिलते हैं इसी तरीके से किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।